हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमने पिछले लेसन के अंदर यानी पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया प्रकाश के बारे में। उसके बाद हमने गोलीय दर्पण पढ़ा, दर्पण के बारे में वक्रता, दूरी और फोकस दूरी में रिलेशनशिप पढ़ लिया। और इसके बाद हमने पढ़ लिया प्रकाश के परावर्तन पढ़ लिए, उनके नियम पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम अपवर्तन। और देखिए अपवर्तन क्या होता है। रिफ्रैक्शन। जब आप देखते हो कि कोई ऐसी वस्तु लीजिए, आप ऐसे कोई पृष्ठ लीजिए जिसके आर पार आप कोई वस्तु को देख सकते हो, तो वो जो चीज होती है वो होती है हमारी पारदर्शी वस्तु। यानी आप कोई पारदर्शी वस्तु लीजिए। पारदर्शी का मतलब ये होता है जिसके पार आप देख सकते हो। जैसे पानी की सतह, पानी के अंदर कोई वस्तु पड़ी है जिसको आप देख सकते हो, तो वो पारदर्शी वस्तु होती है। आप कांच की कोई पट्टी लीजिए, उस पट्टी के आर पार देखोगे तो आपको कोई चीज दिख सकती है। ये चीज लीजिए, तो उस पारदर्शी वस्तु के ऊपर प्रकाश की किरण आती है और उस किरण को हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। और जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। जब कोई किरण आई और किसी सतह के ऊपर टकराने के बाद वो परावर्तित होती है, तो वो हो गया हमारा परावर्तन। और वो किरण जो उस पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है उसे कहते हैं अपवर्तन। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चली जाती है, इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। अब मैं यहां लिख देता हूं, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में विचलित होती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसे अपवर्तन कहते हैं। तो जब आप देखते हो कि कोई किरण आई, जैसे ये मेरा पारदर्शी माध्यम में ले लिया, पृष्ठ है पारदर्शी, इसके ऊपर मैंने अपवर्तित किरण को क्या किया, आपतित किया तो अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, आई कोण बनाएगी। ये हमें पता है कि वो आपतन कोण हो जाता है। तो जितनी किरण यहाँ से आती है तो वो कुछ भाग हल्का, थोड़ा बहुत भाग उसका क्या हो जाता है, परावर्तित भी हो जाता है। तो आप देखते हो जैसे समुद्र की आप लहर देखोगे तो उसके ऊपर अगर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो आप लहर को देखोगे तो थोड़ी थोड़ी ऊपर की लहर थोड़ी गर्म सी महसूस होती है। तो वो ये होते हैं कि कुछ भाग उसका क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और बाकी का जो भाग होता है वो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। इसे कहते हैं अपवर्तन। आप डायग्राम के थ्रू उसको समझ सकते हो। देखिए जैसे ये हमारी कोई पारदर्शी वस्तु है, सतह है, तो एक माध्यम ले लिया मैंने, माध्यम नंबर 1 ले लिया, और ये इसका दूसरा माध्यम है, माध्यम 2। यानी माध्यम 1 और माध्यम 2, और जो पहला माध्यम है वो विरल माध्यम है। विरल का मतलब जहां हवा है, जहां क्या है, हवा है। और दूसरा माध्यम मैं क्या लेता हूँ, सघन माध्यम लेता हूँ, और जिसमें क्या है, पानी है या जल ले लीजिए आप। ये दोनों माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण इस सतह के ऊपर आएगी तो मैं यहाँ एक अभिलंब लिखता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अभिलंब लिखा। अब जब कोई प्रकाश किरण आई, यानी ये देखिए आपतित किरण, ये आपतित किरण है जो अभिलंब से कितना कोण बनाती है, आई कोण बनाती है। आई हमने मान लिया। तो अब ये पारदर्शी माध्यम क्या करेगा, इस किरण को यहाँ क्या कर दिया है, अपवर्तित कर देता है। तो ये किरण जो हमने ली है वो जानी कैसी चाहिए थी, सीधी, ये जाती नहीं है, बल्कि यह उस एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये काम मुड़ गई अभिलंब की ओर मुड़ गई।
यानी आई कोण पे आई। और जब कोई माध्यम यानी विरल माध्यम से जब किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसमें जो बात कहने की जो कोण जो हमने आई बनाया है ये आप देख सकते हो, यानी ये आई कोण है वो सबसे बड़ा माना जाता है। किससे? इससे। जो आप देखिए अपवर्तित किरण आई, सॉरी आपतित किरण आई, इसके ऊपर टकराई तो टकराने को इसके द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो इससे क्या है, ज्यादा है। यानी ये किरण क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जो ये घटना है इस पूरी घटना को अपवर्तन कहा जाता है। अगर इसको आप कांच की पट्टी में देखोगे तो ये इस कांच की पट्टी को 2 बार क्या करती है, अपवर्तित करती है। कैसे? जैसे ये कांच की पट्टी ली, यहाँ टकराई, इसके साथ कोण बनाया तो अभिलंब की ओर मुड़ी, इसके साथ अभिलंब बनाओगे तो इस तरह से। अब इसको देखोगे तो ये समांतर आपको मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप हो सकते हो तो इसको नोट कीजिए दोस्तों। आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा दोस्तों। अब इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात वो लिख लीजिए कि मैंने आपको ये थोड़ा बता तो दिया है कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसको हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे देखिए आप कि एक नियम है, नोट डाल के लिख लीजिएगा। जब किरण विरल माध्यम से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह किरण अभिलंब की मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। आप देखिए कुछ ये लीजिए, कुछ तरह पारदर्शी कांच की कोई पट्टी ली है, पानी की कुछ तरह ले ली मैंने। अब इसके ऊपर मैंने ये अभिलंब खींचा। अब यहाँ कोई किरण आई, इसके साथ अभिलंब से कितना कोण बनाई, आई, यानी अभिलंब के साथ इसने आई कोण बनाया। तो अब ये किरण जानी चाहिए थी, ऐसे चली कैसे गई, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी मैंने आपको ये बता दिया कि किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आप इसमें डायग्राम में समझ सकते हो। ये कौन सी किरण है, देख लीजिए। और जो ये बिंदु टकराती है वो है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हमने देखा है। यानी जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम हवा ले लीजिए आप, यानी बात ले लीजिए, और सघन माध्यम यानी आप ले लीजिए पानी ले लीजिए। इसमें से इसमें जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस बात पे आप गौर कीजिए। अब हम दूसरी बात पढ़ते हैं। एक नंबर बात होगी यहाँ मुड़ी। अब दूसरी बात यह है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, हट जाती है। अभिलंब से दूर चल जाती। हमने वो पहला वाला डायग्राम बनाया था पानी किस तरह। अब उसके नीचे मैं बना देता हूं। ये देखिए आप, ये हमने अभिलंब खींचा, किरण आई, टकराई कितने एंगल पर, आई से। अब मैंने ये कहा जानी चाहिए थी, कैसे, सीधी गई नहीं तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ी, आर एंगल। अब देखिए यहां टकराई। अब ये दूसरा माध्यम, ये माध्यम हमारा सघन है
और ये माध्यम हमारा विरल है, यानी वापस यहाँ क्या हो जाती है, हवा हो जाती है, और यहाँ क्या है, विरल माध्यम। अब सघन से विरल, मैंने कहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दूर का मतलब ये हमने यहाँ एक अभिलंब खींचा अभिलंब, अब इस अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई, यानी अब ये किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है हम डी पढ़ेंगे, जो आगे जाकर आएगा, इसे हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। बीच की दूरी समांतर, और ये किरण आगे जाकर कहाँ मिलती है, तो मैंने ये कह दिया वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाती है। ये हमें दो बातें नोट करनी की थी जो हमने नोट कर ली। तो अब अभिलंब से दूर हुई, तो इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि अपवर्तन के नियम। अब अपवर्तन के भी दो नियम है, हमने परावर्तन के दो नियम पढ़े। हमने परावर्तन के दो नियम पढ़े थे कि तीनों तल एक ही दिशा में होते हैं। दूसरा पढ़ा कि आपतन कोण, सॉरी अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होंगे, और दूसरा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी इसके दो नियम है। कितने नियम है इसके, दो नियम है। कौन कौन से हैं, कि आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से आप समझ रहे होंगे, मैंने लिखा आपतन बिंदु अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और एक किरण और जो हमने इस पट्टी में से गुजारी, यानी परावर्त, वो क्या बोलते हैं, पारगमन किरण, इसे पारगमन भी बोला जाता है। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। अब दूसरा नियम में आप गौर करो कि दूसरा नियम क्या होता है। आप ये देखोगे कि जब किरण आपतित हुई, जब किरण आपतित हुई, तो आपतित हुई तो जिसकी आपतन बिंदु जो होगा, आपतन बिंदु या आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया का मतलब आप समझ सकते हो, साइन आई। आपतन कोण की जया, ठीक है। और इसके बाद जो किरण उससे पारगमित हुई है, यानी अपवर्तित हुई है, तो उसकी कोण की जया के अनुपात, अपवर्तित जया के अनुपात को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल के नियम से आप ये समझ सकते हो कि इस जो ये स्नेल का नियम है, जिसने ये नियम दिए, ये नियम आपके 12th में आएगा, 11th में आएगा, और अगर आप बीएससी करोगे तो भी आपका ये स्नेल का नियम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये अलग अलग टाइप से, अलग अलग थ्रू के हिसाब से आता रहता है। अब देखिए, आपतन कोण की जया का मतलब ये होता है कि जो साइन आई, जया का मतलब साइन होता है, कोसाइन को साइन। अब साइन जया यानी साइन, और आपतन कोण का मतलब जो हमने किरण आपतित की थी, जिसके साथ आपतन कोण बनता है, वो किरण आई, और अपॉन साइन आर, अपवर्तित किरण जो गुजारी उसके साथ बना कोण आर। ये स्नेल का नियम कहलाता है। तो स्नेल के नियम को हम अपवर्तनांक भी कहते हैं, जिसे म्यू नॉट, म्यू से दर्शाया जाता है 2/1। अब इस 2/1 का मतलब क्या है, आप इसके ऊपर गौर कीजिए दोस्तों। ये क्या होता है, आप ये देखिए, आपने ये देखा कि 2/1 क्या होता है, तो मैं आपको अलग थ्रू समझा देता हूं कि
जैसे हमारा माध्यम नंबर 1 और ये माध्यम नंबर 2, ये अभिलंब कैंसा, तो ये किरण गई यहां से परावर्तित अपवर्तित हुई, तो ये जो किरण है तो यानी दूसरे माध्यम के थ्रू पहला माध्यम, दूसरे के थ्रू पहला माध्यम हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। इसे हम अपवर्तनांक को भी पढ़ेंगे और अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आपको परिभाषा इसकी बता दूंगा, तो आप इसके थ्रू देखिए। जो ये नियम निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, μ/2 होता है, और कई किताबों के द्वारा ये n/2 कहलाया जाता है, या इसे ऐसे भी कहा जाता है 1 और 2। ये कुछ तरीके हैं इसे लिखने के, आप किसी भी थ्रू इसको लिख सकते हैं। ये हमारे 2 नियम हो गए, यानी आपतन कोण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, तीनों एक दिन में होते हैं। तो अपवर्तित किरण आपतन में और पारगमन, पारगमन का मतलब होता है किरण इस पट्टी में से टकराकर बाहर निकल जाती है, वो हमने पिछले टॉपिक में चर्चा कर ली थी। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये 2 नियम भी हो गए। अब हम अपवर्तनांक पढ़ते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, हमने साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ/2 पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ/2। जो ये होता है ना वो अपवर्तनांक होता है। यह स्नेल के नियम का क्या है, एक प्रकार का नियतांक है जिसे आप कहते हो, और 2 का मतलब है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का निर्वात, वो क्या कहलाता है, हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक की परिभाषा मैंने पीडीएफ में दे रखी है, आप देख लीजिएगा। और ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला प्रकार निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक कौन सा होता है, जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से होती हुई किसी दूसरे माध्यम, निर्वात से होती हुई किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस माध्यम के सापेक्ष जो ये माध्यम हमने लिया है पहला वाला निर्वात, तो वह उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और सापेक्ष का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो वह माध्यम क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और उस माध्यम के सापेक्ष कहलाता है। सापेक्ष का मतलब कि जब आप कोई किरण इसमें गुजारोगे तो यहाँ जो प्रवेश करेगा तो उसे निरपेक्ष कह दिया, और जब वह किरण वापस परावर्तित अपवर्तित हुई तो उसे कह दिया सापेक्ष। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। ये हमारे 2 हो गए। इसके बाद हमारी न्यू हेडिंग। चलिए एक बात और बता देता हूं आपको कि जब हमने ये पढ़ लिया कि एक किरण आई, कौन सी किरण, आपतित किरण, कहां टकराई, पारदर्शी माध्यम के अभिलंब पर टकराई, जिस पर टकराई वो आपतन बिंदु कहलाती है। तो जैसे किरण इस पर टकराती तो टकराने का आई कौन बनाई, तो अब क्या हो गई, ये अपवर्तित हो गई। तो ये अपवर्तित हुई, तो जैसे कोई किरण आती है तो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, चली जाती है। अब एक बात और नोट कीजिएगा, हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी कि अगर कोई वस्तु पारदर्शी माध्यम के पेंदे पे पड़ी हो, यानी नीचे हो, यानी सघन माध्यम में पड़ी हो, और अगर आपको वो देखना है तो वहां से एक अभिलंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, एक अभिलंब खींचा जाता है। तो अभिलंब की दिशा में अगर कोई किरण आती है तो वह सीधी निकल जाती है। कहने का मीन सिर्फ इतना सा है, अगर आप ये पट्टी देखोगे, ये पट्टी देखो, ये सब पारदर्शी है, अगर आप अभिलंब की दिशा में इसके ऊपर किरण आपतित करोगे तो उसी दिशा में बाहर नीचे निकल जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा न्यू टॉपिक अपवर्तन के उपयोग। अब अपवर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम अब पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि आपके पास एक बाल्टी है, आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में देखोगे कि पानी भरा हुआ है, नीचे अगर आपको सिक्का देखते हो, आपके पास कोई सिक्का है, उस सिक्के को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वह थोड़ा, आपने सिक्कों को डाला यहाँ और सिक्का दिखा आपको यहाँ, इसका मतलब क्या है,
सिक्के को आपने रखा यहाँ, दिखता यहाँ है, उसका मीन सिर्फ अपवर्तन से है। एक नंबर बात, सिक्के का ऊपर उठा या दूर रखा दिखाई देना, इसका मीनिंग सिर्फ ये है। देखिए जैसे ये बर्तन है, इसमें यहां तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है। आप देखोगे कि एक सिक्का यहां पड़ा है दोस्तों, कहां पड़ा है, यहाँ है, ये आई सिक्का है। और हम यहां से देखेंगे, कहां से देखेंगे, हम यहां से देखेंगे, ये हमारी आंख है। हम अगर सिक्के को देखेंगे तो हमें ये सा लगेगा कि सिक्का यहाँ है, तो आपको यहाँ दिखेगा। इसका मीन सिर्फ ये है। देखिए अगर आपको प्रतिबिंब देखना है, सिक्के को अगर देखना है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई 2 किरण की आवश्यकता होती है, आप 3 भी ले सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक किरण तो मैंने इससे सीधी गुजार दी, यानी अभिलंब की दिशा में गुजार दी। अब ये माध्यम अंदर वाला कौन सा माध्यम हो गया, सघन, और ये माध्यम विरल। अब एक किरण को अगर आप और गुजारते हो, टेढ़ी गुजार दी टेढ़ी। अब मैंने ये बताया था नोट डालकर पीछे कि जब किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहां आई, यहां मैं एक अभिलंब खींचता हूं, ये अभिलंब खींचा, तो इस अभिलंब से वो किरण कहां जाती है, दूर हट जाती है। कहां हट जाती है, दूर हट जाती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें सिक्का यहां दिखाई क्यों देता है। अब देखिए एक किरण सीधी अभिलंब की दिशा में हमने गुजार दी, ये अभिलंब। जब किरण आप यहां से देखोगे तो अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे, आप अगर इसको पीछे बढ़ाओगे तो किरण आप सिक्का आपको यहां नजर आएगा। ये सिर्फ अपवर्तन के कारण होता है। इसे मैं वापस क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको सिक्के को देखना है तो एक किरण तो आप अभिलंब की दिशा में गुजारोगे, तो अभिलंब से गुजारोगे तो वो सीधी पार हो जाती है, मैंने अभी बताया था। अब दूसरी किरण जब आप इसको टेढ़ी गुजारोगे तो सघन माध्यम से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दूर का मतलब ये अभिलंब, तो इस अभिलंब से वो क्या हो गई, दूर हो गई, यानी इधर चली गई। और अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो वो आपको किरण यहां नजर आएगी और सिक्का आपको यहां दिखता हुआ प्रतीत होगा। ये हमारा पहला। और अगर आप दूसरा एग्जांपल देखोगे कि अगर आप किसी पेंसिल को उसमें डालते हो तो पेंसिल का सिर यानी उसका पीछे वाला हिस्सा आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, ये मोटा दिखाई देगा। उसका मीन भी सिर्फ यही है, पहली किरण आप गुजारोगे तो वो सीधी पार होगी, दूसरी किरण गुजारोगे तो वो टेढ़ी जाएगी। तो अगर उसको पीछे बढ़ाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा। और ये जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, आभासी बनती है। आप प्रतिबिंब के थ्रू देखोगे तो ये आपको आभासी नजर आएगी। अगर आपको ये प्रतीत होगी कि हाँ यहाँ प्रतिबिंब सिक्के का बना है। आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, आप अगर कांच की पट्टी देखो, कांच की पट्टी में अगर आप प्रकाश को डालते हो तो डालने के बाद वो किरण क्या हो जाती है, उस किरण से समांतर हो जाती है। ये मैंने आपको पहले बताया था, मैं इससे क्लियर कर देता हूं। देखिए आप ये जो मैंने एग्जांपल अभी बताया है, ये एग्जांपल दो एग्जांपल इसके सेम है। पहला था सिक्का वाला है, दूसरा अगर आप पेंसिल को डालोगे तो पेंसिल की समांतर नजर आएगी। अब अगर आप कांच की पट्टी में देखोगे, कांच की पट्टी में अपवर्तन को देखो तो ये हमारी कांच की पट्टी ले ली। अब इस कांच की पट्टी में ये विरल माध्यम, ये सघन हो गया, फिर ये विरल हो गया। इसका मीनिंग ये है कि अगर यहां पर कोई किरण आती है, मैंने यहां विलंब खींचा, आई कौन पे आई, अविलंब की और मुड़ी,
अभिलंब की ओर मुड़ी, यहाँ फिर अभिलंब खींचोगे, जानी चाहिए थी ये सीधी, चली कहां गई इधर। अब अगर आप खींचोगे तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अब वीर्य सघन से वीर्य में दूर, ये अब ये कहीं अनंत पर जाकर इसका प्रतिबिंब आपको नजर आएगा। और दोनों की डिस्टेंस देखोगे तो डी है, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ डी। आप जैसे जैसे जाते रहोगे तो वो डी ही आपको नजर आएगी। इसका जो प्रतिबिंब हमको देखना होगा तो वो आपको क्या मिलेगा, आभासी मिलेगा, आप प्रतीत कर सकते हो। और अगर आपको आपकी आंख के अंदर ये प्रतिबिंब चाहिए, आपको ये प्रतिबिंब देखना ही है, तो आप अगर इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहां से ही आपको वो प्रतिबिंब नजर आएगा दोस्तों, यहीं से आपको प्रतिबिंब नजर आएगा। तो हमने ये कहा प्रतिबिंब देखना है तो किरण को आप पीछे बढ़ा दीजिए, इसको पीछे बढ़ाया, ये लीजिए यहाँ पर, इस किरण को पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ से आई तो यहाँ पर ही वो किरण नजर आए आपको आएगी। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अच्छी तरह से विस्तार मैंने आपको नोट्स के अंदर दे रखा है, आप हो सकता है उसको पढ़िए और समझिए कि इसमें क्या लिखा गया है। मैंने सिर्फ यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। और आप अगर एक बात और देखिए, जब ये डी डिस्टेंस मैंने बनाई और किरण यहां से यहां चली गई, तो अगर आप एक बात और कीजिए, ये पानी है, ये पानी है और ये हवा है। जब किरण यहां थी, यहां पर उसका वेग कुछ होता है, जितना वेग यहां होता है उससे ज्यादा वेग से वो किरण यहां पार हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण किसी पानी के अंदर जाएगी तो उसके पानी के अंदर अगर आप देखोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज पे लगता है। और पानी जो प्रकाश किरण आती है वो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में निकलती है। तो छोटे छोटे जो पार्टिकल है उनके ऊपर भी क्या डालती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स डालती है। और पानी के अंदर उत्प्लावन बल लगता है, हमने पढ़ा है, उत्प्लावन बल लगता है। इसके कारण यहाँ का जो वेग है ना, उस वेग से क्या होता है, ज्यादा होता है। हमने कांच की पट्टी के अंदर एग्जाम्पल पढ़ लिया। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल है कि सूर्योदय जब होता है, सूर्योदय, तो उस समय देखोगे कि आप उभरा हुआ दिखाई में क्यों देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी और ये हमारा सूर्य। अब यहाँ क्या है, सूर्य के पास निर्वात, यानी यहाँ कोई भी वायु नहीं, यहाँ कोई भी वायुमंडल नहीं है। अब जब ये सूर्य की वायुमंडल के अंदर आएगी, यहाँ क्या है, हमारा वायुमंडल है, यानी यहाँ क्या है, हवा है। जब कोई किरण यहां से, सूर्य से कोई किरण आई, कहाँ आई, सूर्य से कोई किरण आई यहाँ, तो यह जो किरण आती है तो वो जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्या हो जाती है, यहाँ पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या हो जाती है, इसका अपवर्तित हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ है पृथ्वी की सतह पर, अगर उस किरण को देखे तो वह उस किरण को सीधी देखेगा अपने अक्ष के साथ। यहाँ देखेगा तो उसको सूर्य यहाँ नजर आएगा, यानी यह जो हमारा सूर्य है वो रियल है, वास्तविक है। और यहाँ का जो सूर्य है वो क्या है, आभासी है, यानी इमेज, हम कह सकते हैं कल्पना मात्र है। यानी जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय है ना, वो दोनों का एक बराबर होता है। और जो रेखा हम खींचते हैं वो क्षैतिज अक्ष होता है, इस अक्ष की, और इधर पूर्व इधर पश्चिम। तो आप देख लीजिए, इधर सूर्योदय है तो इधर सूर्यास्त भी इसी स्थान पर होगा। और आप देखते हो कि लाल रंग और आपको नजर आता है सूर्योदय के समय जो लाल रंग होता है उसका कारण सिर्फ यही है, और एक रंग डिमेंड करेगा। अगर आप प्रिज्म, हमारे पास एक प्रिज्म है, उसके ऊपर अगर आप सूर्य का प्रकाश आपतित करते हैं तो सूर्य के प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं, आपको पता है। तो अगर वो टकराएगा तो वो 7 रंगों में उसको विभाजित कर देगा। इस प्रकार से जो वो नजर आता है। तो इसके बाद हमारा एक न्यू टॉपिक
जिसे हम कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मीन क्या, यानी TIR से इसको कहा जाता है, TIR। अब देखिए, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, क्या, पूरा। आंतरिक का मतलब अंदर की ओर, और परावर्तन से हमने समझ लिया कि I बराबर कितना होगा, R होगा। तो इससे ही हम क्या बनाएंगे, अपवर्तित किरण के अंदर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनाएंगे। अगर आप देखो कि मैं यहाँ 3 इमेज बना रहा हूं, गौर कीजिएगा इस बात पर कि यह विलंब, है जब कोई किरण, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, जब कोई सघन माध्यम से नहीं यहां से आई एंगल पर सघन से विरल में जाएगी तो विलंब से क्या हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी, दूर होगी। ये कंडीशन नंबर 1 है, जिसमें आई कोण क्या है, कम है, और आर क्या है, ज्यादा है। अब विलंब से दूर हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि जब अगर आप सघन माध्यम, ये रहा, विरल ये रहा, अब आई को आप अगर बढ़ाते हो, कहने का मीन सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे अगर आपतन कोण को आप बढ़ाते जाओगे तो अपवर्तन कोण का मान इस पृष्ठ के समांतर आ जाएगा। यानी अगर आई को आपने बढ़ा दिया, यानी आई आपने और बढ़ाया, तो आर क्या हो जाएगा, कम, आर क्या हो जाएगा, कम। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर आपने आई को पूर्णतः बढ़ा दिया, आपतन कोण आपने पूर्णतः बढ़ा दिया, तो ये जो विरल माध्यम हमारी किरण है, अपवर्तित किरण, वो क्या हो जाएगी, इस पृष्ठ यानी सघन माध्यम के अंदर ये किरण पूर्णतः इसका परावर्तन हो जाएगा। जितने एंगल से ये आपतित हुई है उतने एंगल से वो परावर्तित हो जाएगी। जो यह घटना ही क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो वह विलंब से दूर हट जाती है। अगर जब जैसे जैसे अगर हम आई का मान बढ़ाते जाएंगे तो आर का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब अगर आप आई का मान पूर्णतः बढ़ा दोगे तो आर का मान भी पूर्णतः बढ़ जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इसमें आप देख सकते हो कि आई कोण बराबर है आर कोण के, देख लीजिए आप। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब हुआ तो उसमें सघन माध्यम में आई किरण और सघन माध्यम में वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशीय तंतु जो आप रेगिस्तान में होते हो, अगर आपको ऐसा दिखता है कि वहां आपको पानी नजर आ रहा है, तो वो पानी ही क्या है, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, वो इमेज बनती है। आपको महसूस होता है कि हाँ वहां पानी है। तो यही है। और इस घटना को मृग तृष्णा भी कहा जाता है। और जो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक प्रकार का ये उदाहरण भी है कि जब आई कोण को बढ़ाते बढ़ाते आर पूर्णतः क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और क्रांतिक कोण क्या होता है दोस्तों? क्रांतिक कोण का मतलब ये है, इसे थीटा सी से भी डिनोट किया जाता है। क्रांतिक कोण, हमने आई को कम किया, आर बढ़ा। जैसे हमने आई को बढ़ा दिया, आर कम हो गया, पूर्णतः आर को बढ़ा दिया, आर बराबर हो गया। इस घटना को भी क्रांतिक कोण कहा जाता है। और इसमें जो थीटा सी आता है ना, वो आई पर, फिर थीटा सी ऐसे, फिर थीटा सी आई, फिर ऐसे बढ़ जाता है। ये जो घटना है वो क्रांतिक कोण के अंदर आएगी। वो हम क्रांतिक कोण जब पढ़ेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।